किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के इस्तेमाल पर रोक लगाई? अकबर के बारे में बात करेंगे तो अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगाई, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया एंड आल्सो रिमूव जजिया, जजिया को भी समाप्त कर दिया। बाबर के बारे में बात करें तो बाबर ने अपने सैनिकों से तमगा नामक टैक्स अलग कर दिया था एट द टाइम ऑफ बैटल विथ राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा। जहांगीर के बारे में देखें तो जहांगीर ने सबसे पहले तंबाकू पर रोक लगाई 1670 में। तंबाकू पर रोक लगाने वाला, प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? जहांगीर था। जबकि जहांगीर खुद ही शराब का शौकीन था, परंतु उसने किस पर रोक लगाई? तंबाकू पर। औरंगजेब कौन है? औरंगजेब को किसी प्रकार का कोई नशा नहीं है, जिंदा पीर है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। राष्ट्रीय विकास परिषद को किसने सुपर कैबिनेट कहा? हु हैज कॉल्ड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एज अ सुपर कैबिनेट? के संथानम जो है, इनकी कमेटी की सिफारिश पर सीवीसी को गठन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्लानिंग से जुड़े रहे। मैं कैसे जुड़े रहे मैं बता देता हूं। नेशनल प्लानिंग कमेटी को फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय नियोजन समिति सुभाष चंद्र बोस ने बनाई इन 1938 में बनाई थी, हरिपुरा सेशन के दौरान। और इस राष्ट्रीय नियोजन समिति के फर्स्ट चेयरपर्सन थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। JN नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बने थे इस राष्ट्रीय नियोजन समिति के। मालवीय जी और केसी त्यागी का नियोजन से लेना देना ज़्यादा नहीं है। तो हम बात करें कैबिनेट की, सुपर कैबिनेट योजना आयोग को भी संथानम ने कहा है। और योजना आयोग जो है वो केसी नियोगी, त्यागी की जगह नियोगी कर लेंगे तो योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर बना है। किसकी सिफारिश पर बना है? केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। तो इसका आंसर होगा के संथानम, जिन्होंने एनडीसी को सुपर कैबिनेट बना है। एनडीसी फॉर्म्ड इन 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 को बनी है। इसका आंसर है के संथानम। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र, परितंत्र की बजाय हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, ज़्यादा इजी समझ में आएगा हमको। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, ग्रासलैंड, बिग लेक्स, सी, फॉरेस्ट। आंसर इज 71% पार्ट पर है हमारा वाटर बॉडीज। तो सबसे बड़ा हमारा इकोसिस्टम है कौन सा? समुद्र। समुद्र का तंत्र जो है सबसे बड़ा इको बॉडी है, जिसमें 3 जोन होते हैं, फोटिक, अफोटिक और बेंथोस। प्रकाशित क्षेत्र, अप्रकाशित क्षेत्र और तली का क्षेत्र। जहां तक सूर्य प्रकाश पहुंचता है तो लगभग 200 मीटर तक सूर्य प्रकाश पहुंचता है, उसके बाद सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचता। और तली में रहने वाले जीवों को बेंथोस कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। कौन सी मध्य प्रदेश की गाय की नस्ल नहीं है? निमाड़ी तो पता है, निमाड़ क्षेत्र में आती है। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये इलाके जाएंगे निमाड़ क्षेत्र में। थार पारकर, तो थार पारकर की बात की जाए, थार पारकर भी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। तो थार पारकर जो है मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। पर एक समस्या यहां पर, जमुनापारी। तो इस ऑप्शन को देखें तो जमुनापारी जो है वो बकरी की ब्रीड है। जमुनापारी किसकी है? बकरी की है, गाय की नहीं है। पर यह कहां मिलती है? चंबल क्षेत्र में मिलती है। जमुनापारी मध्य प्रदेश में, चंबल मीन्स भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इन क्षेत्रों में मिलती है। इटावा क्षेत्र में मिलती है।
पर यह है किसकी, बकरी किसी, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, पर आंसर होगा थार पारकर। पर अगर बहुत डेप्थ में जाएंगे तो क्वेश्चन को आपको चेंज करना होगा, क्योंकि ये जो है गाय की नस्ल नहीं है, परंतु जमुनापारी जो है वो बकरी की है। बकरियों की होती है, सिरोही होती है, बीटल होती है बकरी की नस्ल। झकराना, बारबरी, जमुनापारी। गाय की है मालवी, निबाड़ी। थार पारकर कहां मिलती है, भी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो थार पारकर मिलती है गुजरात और राजस्थान में थार पारकर नस्ल की गाय मिलती। क्लियर है? तो अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है? यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंट बॉडी, दिस इज करेक्ट। यह राष्ट्रपति, बिल्कुल करेक्ट, उपराष्ट्रपति और नगर निगम के चुनाव कराता, दिस इज रॉन्ग। नगर निगम के चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव के संबंधित प्रावधानों की परिकल्पना करता, बिल्कुल। हमें देखो, भले हमको आंसर मिल जाए लेकिन पढ़ना पूरा है। यह एक अखिल भारतीय संस्थान है, यस यू कैन से दैट। सो द आंसर इज बी। क्यों? क्योंकि ये नगर निगम के चुनाव नहीं कराता। इंडिया में दो तरह के इलेक्शन कमीशन है। एक है इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैं वीपी लिख दूं, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड विधान परिषद। इनके इलेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शन कमीशन। नगर निगम की बात करें, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम के पंचायतों के चुनाव की बात करें, इसके लिए होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्य चुनाव आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो इसके चुनाव कराने का काम करता है। नगर निगम के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है 243ZA में, आर्टिकल 243ZA, और ग्राम पंचायत के लिए होता है आर्टिकल 243K। याद रहेगा, नगर निगम के लिए 243ZA और पंचायत के लिए 243K, बोथ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। राज्य के राज्यपाल द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? सो द आंसर इज वेरी सिंपल। क्रिस गेल जो है वो 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। किंग्स 11 के खिलाड़ी हैं क्रिस गेल, जिन्होंने 1000 छक्के लगाए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 57 क्वेश्चन पर हम आते हैं। सैन वॉटसन, जिन्होंने क्रिकेट के सभी रूपों संन्यास ले लिया है, तो इजी क्वेश्चन है आपको बन जाएगा कि सैन वॉटसन कहां से हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं सैन वॉटसन। बरेदी लोक नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बरेदी जो लोक नृत्य होता है वो चरवाहा जाति या अहीर जाति के द्वारा मध्य प्रदेश में किया जाता है। ये नृत्य चरवाहा या अहीर जाति के लिए ये बरेदी नृत्य किया जाता है। तो बरेदी का संबंध है बुंदेलखंड से। आप घर में लिस्ट बना लीजिए, निमाड़ में कौन से हैं, बघेलखंड में कौन से हैं, मालवा में कौन से हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका आंसर होगा सी। तो आपको करना क्या है, जैसे बुंदेलखंड में होता है राई, कानड़ा, जवारा, ढिमराई, बरेदी, बधाई, ये बुंदेलखंड के नृत्य है। बघेलखंड में क्या होंगे? दादरा, कलसा, बिरहा, कहरा। निमाड़ में होंगे काठी, गणगौर, आड़ा खड़ा रजवाड़ी। मालवा में होंगे मटकी, और आड़ा खड़ा रजवाड़ी भी मालवा में होगा। इस तरह की आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। आगे चलते हैं हम। कॉपी पेन लेके बैठिएगा जिससे आपको सारी चीजें नोट करने में आसानी हो।
मध्य प्रदेश सिंचाई निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मध्य प्रदेश सिंचाई निगम की स्थापना 1976 में की गई थी। इसका नाम था मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम। मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना 1976 में की गई। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 24 जनवरी, 24 अक्टूबर, 14 नवंबर, 21 सितंबर। 24 जनवरी को हम मनाते हैं बालिका दिवस। बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 जनवरी। 24 अक्टूबर को यूएन डे होता है, यूनाइटेड नेशन। 14 नवंबर को हम मनाते हैं बाल दिवस और मधुमेह यानी डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है इस 14 नवंबर को। आंसर होगा 21 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड पीस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कहते हैं इसको। इस साल का जो हमारी थीम थी वो थी शेपिंग टुगेदर, शेपिंग पीस टुगेदर। अगले प्रश्न में आते हैं हम। इसके बाद किसे नाना साहब के नाम से जाना जाता था? तो बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे 1713 से 1720। बाजीराव 1720 से 40 तक थे। बालाजी बाजीराव 1740 टू 61। माधवराव 1761 टू 1772 तक थे। बालाजी विश्वनाथ को साहू ने अपॉइंट किया था एज अ पेशवा के रूप में। बालाजी विश्वनाथ को बालाजी विश्वनाथ आल्सो डिड अ ट्रीटी विथ सैयद ब्रदर्स इन 1719 एंड वेंट टू दिल्ली। 1719 में पहली बार बालाजी विश्वनाथ के समय मराठे दिल्ली गए और उनको तब समझ में आया कि मराठे मुगल जो हैं वो कितने कमजोर हैं। बाजीराव सेकंड ने इसका एक्सपांशन करने का काम किया। सबसे ज्यादा एक्सपांशन हुआ बालाजी बाजीराव के समय और इन्हीं को हम नाना साहब के नाम से जानते हैं। तो आंसर होगा बालाजी बाजीराव। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। किस आर्टिकल में लोक लेखा शब्द का प्रयोग किया गया है? पब्लिक अकाउंट्स वर्ड का यूज किया गया है। तो यह है आर्टिकल 266 जिसमें इसका यूज किया गया है। कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स जो है आर्टिकल 266 में किया गया है। मानसून किसके कारण होता है? मानसून इज कॉज्ड बाय। इंडियन मानसून की बात करें तो मानसून के बहुत सारे रीजन हैं। अगर हम देखें, एक तो सूर्य और पृथ्वी जो है उसके चेंजेस के कारण पृथ्वी का दोलन, ऑक्सीलेशन ऑफ अर्थ भी एक रीजन है। इसके अलावा हमारा जेट स्ट्रीम है, एल नीनो है, ये सारी चीजें हमारे मानसून पर अफेक्ट डालती हैं। अगर हम बात करें पूरे अर्थ की बात करें, अर्थ पर ये हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ है, साउथ है। तो यहां पर हम देखेंगे तो ये है मकर रेखा। यहां पर होता है 21 जून को डायरेक्ट रेज होती है ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 सितंबर एंड 21 मार्च को होती है ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर पर एंड 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होती है। तो जब 21 जून को यहां पर होती है तो सारी जो लो प्रेशर का जोन है वो लो प्रेशर जोन कर्क रेखा पर बन जाता है, निम्न दाब का केंद्र। इसके कारण सारी हवाएं जो है वो टूवर्ड्स कैंसर चलने लगती हैं, कर्क रेखा की ओर चलने लगती हैं। इसलिए हमने देखा है कि 0 डिग्री जो होती है उसके नीचे ही जो ट्रेड विंड्स होती हैं, ये ट्रेड विंड्स होती हैं जैसे ही इस इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और एज पर फैरल लॉ कोरवालिस फोर्स ये इस तरफ टर्न हो जाती है और एक इंडिया का मानसून की उत्पत्ति हो जाती है। तो अब यहां पर देखें इसका जो बादलों की चाल, गर्मियों में समुद्र का तापमान में वृद्धि। तो बेस्ट आंसर इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। सो द आंसर इज हवाओं का मौसमी उलट फेर। ये जो विंड्स हैं इनको हम परमानेंट विंड्स या स्थायी पवने जरूर कहते हैं, व्यापारिक पवनों को, परंतु ये हमेशा चेंज होती है। 22 दिसंबर को ये टूवर्ड्स कैप्रिकॉर्न होंगी, अदरवाइज ये हमेशा इक्वेटर की तरफ मूव करती रहती है इन डायरेक्शन में। ये ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा ऑल द टाइम। बट
इन 21 जून एंड 22 दिसंबर ये मूव हो जाएंगी टूवर्ड्स कैंसर और कैप्रिकॉर्न। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि जब ये कर्क रेखा की तरफ जाएंगे तो हमारे यहाँ मानसून लेकर आएंगे, और जब ये कैप्रिकॉर्न की तरफ जाएंगे तो इंडिया में स्नोफॉल होगा, कोल्ड विंड्स आ जाएंगी हमारे यहाँ। तो ये सारा चेंज होता है ड्यू टू सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो नानाजी देशमुख, जैसा कि आपको पता है, एक सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं नानाजी देशमुख, और ये यूनिवर्सिटी 1993 में इस्टेब्लिश की गई है, 1993 में इस्टेब्लिश की गई है, और ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जबलपुर में देखें तो एक जैन के वीवी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय भी है यहाँ पर नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय भी है यहाँ पर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है, और मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी जबलपुर में खोला गया है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ग्वालियर में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है। ग्वालियर में जीवाजी के साथ साथ अभी कृषि विश्वविद्यालय भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। सागर में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, जिसे अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। तो सारा कुछ नोट करते चलेंगे कॉपी पेन लेकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय क्या है? तो इजी क्वेश्चन है काफी। कि मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो जिसका टर्म है वो थोड़ा चेंज हो गया, तो इसलिए इसको याद करेंगे। 3 ईयर जो मेंबर हैं या चेयरमैन हैं, और 70 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए उस पर वो पद मुक्त हो जाएंगे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट पास्ड ऑन 10 दिसंबर 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसलिए हम 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा देश भारत से जो है साइन अप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए? तो अभी हाल में ही हमारे देश के साथ बांग्लादेश ने साइन किया है कोविड-19 के वैक्सीन लेने के लिए। 30 मिलियन डोज लेंगे ये एस्ट्राजेनिका वाली जो वैक्सीन है उसको लेकर। तो थोड़ा करंट अफेयर याद करते चलेंगे। पीरे कार्डिन हाल में डेथ हो गई है, किस देश के प्रसिद्ध डिजाइनर हैं? पीरे कार्डिन आपने सुना होगा, वॉचेस के लिए, ड्रेस के लिए, पेन के लिए काफी डिजाइन करते हैं। ये इटली के हैं पीरे कार्डिन। पीरे कार्डिन जिनका भी डेथ हो गई है 24 दिसंबर 2020 को, ये कहाँ के हैं? इटली के निवासी हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई। 1954 में ये इसकी स्थापना की गई है। इसका काम जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, और ये विभिन्न प्रकार के समारोह का आयोजन करती है, और बहुत सारे नेशनल और स्टेट लेवल के अवार्ड देती है। एग्जाम्पल, भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार कविता के लिए दिया जाता है। वीर सिंह जूदेव पुरस्कार नॉवेल के लिए, उपन्यास के लिए दिया जाता है। गजानन माधव मुक्तिबोध कहानी के लिए दिया जाता है। नोट करते जाएंगे। सेठ गोविंदास नाटक और एकांकी के लिए दिया जाता है। रामचंद्र शुक्ल आलोचना के लिए दिया जाता है। ये कौन देता है? मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। ये सब नेशनल लेवल के पुरस्कार हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे समारोह का आयोजन करता है। एग्जाम्पल आपको तो बता देता हूं। पद्माकर समारोह सागर में होता है। केशव स्मृति समारोह ओरछा में होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में होता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन साजापुर में होता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में होता है। तो इसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, फिर से रिपीट कर देता हूं। पद्माकर सागर में, केशव ओरछा में, सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर में होता है,
माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा में होता है, बालकृष्ण शर्मा नवीन शाजापुर में होता है। तो इनके आप क्या करेंगे, पूरे नोट्स तैयार करेंगे और हमेशा इन चीज़ों को याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हलाली जो प्रोजेक्ट है नहर, वो किस नदी पर है? अभी आपने सुना होगा उमा भारती ने इस हलाली के नाम को बदलने की सिफारिश की है, क्योंकि हलाली नाम जो है वो दोस्त मोहम्मद द्वारा राजपूत राजाओं की हत्या के कारण जो हलाल किया गया, वध किया गया, उनको मारा गया, उनके खून से लाल हो गई, इसलिए इसका नामकरण हलाली पड़ गया है। तो ये बात हुई है कि इसका नाम बदलकर पुराना नाम रख दिया। पुराना नाम इसका बैण गंगा है, बाण गंगा है, बेतवा की सहायक नदी है, और ये बेतवा पर प्रोजेक्ट है ये हलाली। हलाली नहर किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और तवा पर भी हमारा बांध बना हुआ है होशंगाबाद जिले में। माही नदी जो है विंध्याचल माउंटेन से जाती है और राजस्थान और गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में फाइनली गिर जाती है। याद करना बहुत इजी है। ये खंबात की खाड़ी है, ये दिख रही है आपको, ये खंबात की खाड़ी है। इसमें एक नदी आती है ऐसे, एक नदी ऐसे आती है, और एक ये आ रही है, और एक ये आ रही है। ये है साबरमती, ये है माही, ये है नर्मदा, ये है ताप्ती। ये चारों कहां गिर रही हैं? खंबात की खाड़ी। तो एक परियोजना पर भी चर्चा हुई है जिसका नाम है कल्पसर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम करेंगे क्या, इन चारों नदियों का जो पानी डिस्चार्ज हो रहा है वहां पर, उस जगह पर एक हम डैम बना देंगे, तो एक आर्टिफिशियल लेक बन जाएगी, तो फ्रेश वाटर लेक होगी, जिससे आने वाले समय पानी की समस्या दूर हो जाएगी। और सेकंड, गुजरात से यहां पर जाने में जो ये ब्रिज होगा, डैम होगा, ये ब्रिज का काम करेगा, तो यहां से रोडवेज रेलवे भी पास होना शुरू हो जाएगी, तो डिस्टेंस काफी कम हो जाएगा। इसी माही पर प्रोजेक्ट बना हुआ है राजस्थान में जमनालाल बजाज सागर परियोजना। तो बाण गंगा क्या है? इसका पुराना नाम है इस हलाली नहर का। 1 मई को क्या मनाते हैं? तो 1 मई को हम लेबर डे के रूप में मनाते हैं, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 मई। और भारत में पहली बार, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में पहली बार मई दिवस 1923 में मनाया गया। भारत में पहली बार मई दिवस 1923 में मनाया गया। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया। There is no provision for deputy PM in our constitution, but the first deputy PM was Sardar Vallabhbhai Patel. He was a deputy PM from 1947 to 1950. 1947 to 1950। इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। Second deputy PM was Morarji Desai, 1967 to 69. Then Charan Singh and Jagjeevan Ram. चरण सिंह और जगजीवन राम दोनों एक साथ ही उप प्रधानमंत्री बने। जब मोरारजी देसाई थे तो दोनों ही एक साथ क्या बने? डेप्यूटी पीएम बनने का काम किया। उसके बाद एक और डेप्यूटी पीएम है यशवंत राव चव्हाण। नाइनटीन 1979 से 1980 तक। तो मैं आपको पूरे डेप्यूटी पीएम बता रहा हूं। वल्लभ भाई पटेल से हमने शुरू करने का काम किया। वल्लभ भाई पटेल के बाद मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह, जगजीवन राम एक साथ बने, फिर यशवंत राव चव्हाण बने, फिर बने देवीलाल। और देवीलाल कितने बार बने? एक ऐसे डेप्यूटी पीएम है जो 2 बार डेप्यूटी पीएम बने। एक बार बने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में पीएम बनने का काम किया, फिर एक बार बने चंद्रशेखर की सरकार में।
उसके बाद लास्ट में बने अडवाणी, इसके बाद कोई भी डेप्यूटी पीएम नहीं बना। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2002 से 2004 तक थे अडवाणी। कुछ और विशेष बात बता दें तो जवाहरलाल नेहरू जो है शांति वन है उनकी। चरण सिंह जो है वो किसान है तो किसान घाट हो जाएगा। ये जगजीवन राम जो है हमेशा समानता के लिए तो समता स्थल इनकी अंतिम संस्कार की जगह का नाम हो जाएगा। इन्हीं की बेटी थी मीरा कुमार जो लोकसभा अध्यक्ष थी। तो आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्रॉम 1947 टू 1950। 1757 प्लासी के युद्ध में हु बिट्रेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो अगर हम देखें इस समय लॉर्ड क्लाइव की बात करें, रॉबर्ट क्लाइव ने सारी कॉन्स्पिरेसी की, इस कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो इसमें अमीचंद, जगत सेठ, घसीटी बेगम, राय दुर्लभ और लास्ट मीर जाफर हु वाज अ कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला का कमांडर भी था मीर जाफर। तो मीर जाफर ने यहां पर बिट्रेड करने का काम किया मीर जाफर। तो हम देखते हैं सिराजुद्दौला जैसे ही हारा, ही वॉज किल्ड बाय मीर जाफर सन मीरन। मीर जाफर के लड़के मीरन ने इसको मार दिया सिराजुद्दौला को। तो नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा? मीर जाफर। पर जैसे को तैसा मीर जाफर को भी हटाकर किसे बनाया? मीर कासिम को बनाया। और मीर कासिम ने काफी बुद्धिमानी से काम किया, लेकिन उसका भी अंग्रेजों से झगड़ा हो गया तो बैटल ऑफ बक्सर हो गई। क्वेश्चन आता है बैटल ऑफ बक्सर के समय नवाब कौन था? तो बैटल ऑफ बक्सर के समय नवाब था मीर। हु बिट्रेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। ये बैटल जो है प्लासी ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी, भागीरथी नदी के किनारे लड़ी गई। ये क्लाइव ने इसमें कॉन्स्पिरेसी की, किसके साथ की? तो हम देखते हैं क्लाइव के साथ अमीचंद, जगत सेठ, राय दुर्लभ और मीर जाफर, इनके साथ मिलकर की। मीर जाफर वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला। तो मीर जाफर ने की। मीर जाफर के लड़के मीरन ने सिराजुद्दौला को मार दिया। मीरन किल्ड सिराजुद्दौला आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। सो द न्यू नवाब वाज मीर जाफर। मीर जाफर नए नवाब बन गए। पर जैसे को तैसा उसकी जगह इसको हटाकर मीर कासिम को बना दिया गया। और मीर कासिम भी थोड़ी बुद्धिमानी की, दस्तक परमिट को लेकर डिस्प्यूट हो गया तो मीर कासिम भी चला गया। तो फिर से मीर जाफर को बना दिया गया। इसलिए क्वेश्चन आता है कि बक्सर के युद्ध के समय नवाब कौन था? तो मीर कासिम नहीं, मीर जाफर था। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित के क्षेत्र में स्थानिक लार्जेस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक प्लांट स्पीसीज। हिमालय, मालाबार, गंगा के मैदान, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सबसे ज्यादा जो हमें हॉट स्पॉट मिलते हैं वो मिलते हैं हमारे पास ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट में। टोटल 5725 एंडेमिक प्लांट्स हैं हमारे इंडिया में, जिसमें से ईस्टर्न हिमालय में है 1808, वेस्टर्न घाट पर हैं 1286। तो एस पर ऑप्शन देखें तो इसमें वेस्टर्न घाट कहीं पर नहीं, सिर्फ मालाबार रीजन है यहां पर। और मालाबार रीजन मींस केरला की बात चल रही है। ये केरला में जो है वो 357 हॉट स्पॉट है, महाराष्ट्र में 278 है। लेकिन जो हिमालय क्षेत्र है उसको इसने काफ़ी इंपॉर्टेंटली ले लिया है। इस हिमालय में पूरा वेस्टर्न हिमालय से लेकर हम ईस्टर्न हिमालय तक चले जाएंगे। तो जब हम ईस्टर्न हिमालय तक जाएंगे तो आंसर हो जाएगा हिमालयन रीजन। अदरवाइज वेस्टर्न घाट में भी काफ़ी है, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी के कारण इसको यूनेस्को की लिस्ट में लिया है। इट ऑल्सो अ हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया। हॉट स्पॉट मतलब ऐसी जगह जहां पर बायोडाइवर्सिटी है पर डेंजर है,
है पर खतरे में है, उसको हॉट स्पॉट कहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय नॉर्मन मायर्स। हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट का, तप्त स्थल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो लघु उद्योग की निगम की स्थापना 1961 में की गई है। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय FSSAI का CEO कौन है? तो जो FSSAI है वो फूड सेफ्टी का काम करती है। SSI हेडक्वार्टर दिल्ली में है और 2008 में एस्टैब्लिश हुआ है FSSAI। मुख्यालय दिल्ली में है और इसके अदर जो ऑफिसेस हैं वो लखनऊ, कोचीन, चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता, इन शहरों में है। और अभी इसके CEO हैं अरुण सिंघल। कौन है? अरुण सिंघल जो हैं इसके अभी प्रमुख हैं इस FSSAI के। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है? तो इजी क्वेश्चन है, मंजूरी देने वाला पहला देश है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम वाज द फर्स्ट कंट्री हु अप्रूव्ड दिस वैक्सीन। ये वैक्सीन को हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी बना रहा है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके CEO हैं अडार पूनावाला। ये भी एग्जाम में पूछा सकता है, तो अडार पूनावाला, ये याद रखेंगे कि इसके CEO कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अडार पूनावाला इसके CEO हैं। और पहला अप्रूवल देने वाली कंट्री जो है वो कौन है? UK है। मुकेश अंबानी की जगह एशिया के सबसे धनी व्यक्ति जोंग शानशान बन गए, किस देश के? जोंग शानशान किसके देश के हैं ये बताना पड़ेगा। मैं एक जानकारी देता हूं आपको। ये जोंग शानशान जो हैं वो नोंगफू स्प्रिंग कंपनी के मालिक हैं, इससे जुड़े हुए हैं। इन्हीं कंपनी का नाम क्या है? नोंगफू स्प्रिंग। अब क्वेश्चन ये आता है करते क्या है, किस चीज का व्यवसाय है इनका? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक व्यवसाय जो भारत में बहुत तेजी से पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है वो है पैक्ड मिनरल वाटर। ये डिब्बा बंद मिनरल वाटर को बेचने का काम करने की कंपनी है नोंगफू स्प्रिंग। पानी का व्यवसाय बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और ये नोंगफू स्प्रिंग के जो प्रमुख है, मालिक है, वो चाइना के, चीन से जुड़े हुए हैं नोंगफू स्प्रिंग के मालिक। और 91.7 बिलियन डॉलर की कंपनी है। नौरादेही, तो नौरादेही मध्य प्रदेश में किस जिले पर है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नौरादेही काफी फेमस है और नौरादेही जो है मध्य प्रदेश के सागर में है। नौरादेही कहाँ है? मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है ये नौरादेही। अगर आप खंडवा जाते हैं तो खंडवा में आपको 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेंगी, सुरमानिया और मानधाता। सुरमानिया और मानधाता। शिवपुरी जाएंगे तो आप घूमिएगा करेरा, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। सागर में क्या मिलेगी आपको? नौरादेही मिलेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। पार्वती नदी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस जगह से होती है या इसका ओरिजिन क्या है? तो पार्वती नदी की उत्पत्ति जो होती है वो सीहोर जिले से होती है। यहाँ पर वैसे भी अगर आप चाहते तो ऑप्शन लगाने के लिए बिल्कुल इजी है, क्योंकि इस पार्वती जो है वो चंबल की सहायक नदी है। तो लॉजिकली कहता है कि रीवा तो पॉसिबल ही नहीं है कि चंबल कहाँ बहती है? चंबल बहती है सबसे पश्चिमी भाग में, तो रीवा से कोई नदी अगर आ ही नहीं सकती यहाँ पर कि जो चंबल में मिल जाए। रास्ते में ढेर सारी नदियां पड़ेंगी तो कैसे वो चंबल में आके मिलेगी? उड़ के तो जाएगी नहीं वो कहीं ना कहीं से। मंदसौर में भी एक आंसर हो सकता था। खरगोन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खरगोन इसलिए नहीं, कैसे वो विंध्य पर्वत को पार करके आएगी? सतपुड़ा को बीच में नर्मदा मिल जाएगी उसको, इसलिए 2 ऑप्शन तो कट हो जाते हैं, रीवा और खरगोन।
बसता क्या है, सीहोर या मंदसौर। फिर हम अपना लॉजिक लगाते हैं कि इस पर कौन कौन से शहर, अगर थोड़ा बहुत भी हमको याद आ जाता है तो इस पार्वती नदी के किनारे बसे हैं शाजापुर, राजगढ़ और आष्ठा। तो अपने आप ही हमें समझ में आ जाता कि मंदसौर पॉसिबल नहीं है, आंसर होगा सीहोर। मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरह से हम लॉजिक लगाकर भी आंसर को निकाल सकते हैं कि रीवा पॉसिबल नहीं है, खरगोन पॉसिबल नहीं, विंध्य पर्वत कैसे पार करेगी, रीवा से इतनी दूर कैसे आएगी, फिर इस पर शाजापुर राजगढ़ है तो मंदसौर से निकलेगी नहीं, क्या उल्टी बह के फिर मुंह होके जाएगी क्या मिलने के लिए चंबल से? पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर होगा सीहोर। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वन विकास निगम की स्थापना 1975 24 जुलाई 1975 में की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक है राज्य वन अनुसंधान संस्थान, ये जबलपुर में है, 1963 में स्टैब्लिश है, 1963 में स्थापित किया गया है ये राज्य वन अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा है मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, टू 2005 में बना हुआ है, 2005 में स्थापित किया गया मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। फोर्ट विलियम एट कैलकाटा एस्टैब्लिश बाय, फोर्ट विलियम किसने स्थापित किया? तो हम अगर देखें तो कॉर्नवालिस जाना जाता है परमानेंट सेटलमेंट के लिए, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना जाता है, और दूसरा जाना जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। फादर ऑफ सिविल सर्विस का मतलब ये मत समझिए कि वो इंडियन को सिविल सेवा में लेना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, सिविल सेवा का यूरोपीकरण करना चाहता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एलन बरो के बारे में एक बड़ी अचीवमेंट है कि सिंध को जो मर्जर किया गया वो एलन बरो के समय किया गया, सिंध को मिलाया गया किसमें, अंग्रेजी राज्य में, किसके समय, एलन बरो। लॉर्ड मैकाले का इससे कोई रिलेशन नहीं है, लॉर्ड मैकाले जो है वो आपने पढ़ा होगा 1835 में, इन्हीं के कारण जो इंग्लिश जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनी, शिक्षा का माध्यम बनी। तो आंसर इज लॉर्ड वेलेजली, जो अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की गई थी, 1800 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी स्थायी समितियां हैं? देखिए दो तरह की समितियां होती हैं हमारे पार्लियामेंट में, एक परमानेंट होती है, स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, और एक होती है एडहॉक कमेटी, जिसको हम तदर्थ कमेटी कहते हैं। जिसमें प्राक्कलन, लोकलेखा, नियम, ये चारों ही जो समितियां हैं वो किसमें आती हैं, स्थायी समितियों में आती हैं। इसके अलावा पब्लिक एंटरप्राइज कमेटीज होती हैं, सार्वजनिक उपक्रम कमेटी होती हैं, प्रिविलेज कमेटी होती है, विशेष अधिकार सरकारी आश्वासन समिति होती है, आचार समिति होती है, कार्य सलाहकार समिति होती है, महिला सशक्तिकरण समिति होती है। ये सब क्या होती हैं, स्थायी समिति होती है। जहां तक पीएससी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी लोक लेखा समिति की बात करें, 1919 के एक्ट से पहली बार 1921 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। 1919 के अधिनियम में इसका प्रावधान था, 1921 में इसको स्थापित किया गया था। सबको पता है आपको इसमें कि टोटल मेंबर 22 होते हैं, जिसमें से 15 जो है वो लोकसभा से आते हैं, 7 जो है वो राज्यसभा से आते हैं। इसका काम क्या है, सीएजी की रिपोर्ट की स्टडी करना, सीएजी की रिपोर्ट की स्टडी करना, और ये देखना कि कहीं पर गड़बड़ी हो तो बताना। और जनरली इसमें विपक्ष का जो नेता होता है वो प्रमुख होता है, तो जैसा कि विपक्ष के नेता है लोकसभा में वो है अधीर रंजन चौधरी, तो वो इसके क्या हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे। प्राक्कलन समिति, स्टेट कमेटी की बात करें, स्टेट कमेटी जो होती है टोटल 30 मेंबर होते हैं। एट प्रेजेंट 1956 से कितने मेंबर हैं, 30 मेंबर हैं, उसके पहले 25 होते थे। जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पर एस्टिमेट कमेटी बनी 1950 में, जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पर यह कमेटी बनी 1950 में। कितने मेंबर थे इनिशियली, 25, एंड 1956 से 30, ऑल फ्रॉम हाउस ऑफ द पीपल। सभी कहां से होंगे, लोकसभा से होंगे। अभी इसके जो प्रमुख हैं वो हैं, मैं लिख देता हूं इसके हेड कौन है, गिरीश भालचंद्र बापट।
एस्टीमेट कमेटी के हेड कौन है? गिरीश भालचंद्र बापट। रूल्स कमेटी के भी हेड हैं ओम प्रकाश बिरला। ये नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राक्कलन समिति के हेड कौन है? गिरीश भालचंद्र बापट। और लोक लेखक हैं अधीर रंजन चौधरी। किसकी रिकमेंडेशन पर बनी प्राक्कलन? जॉन मथाई कमेटी 1950s में बनी हुई है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न, जादूगोड़ा की खदानों से क्या निकलता है? अगर आप लेटेस्ट न्यूज से जुड़े हुए तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होगा कि जादूगोड़ा जो एक इलाका ट्राइबल बेल्ट है, सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट में आएगा झारखंड के, जहां पर एक ऐसा मिनरल निकल रहा है जिससे वहां के लोगों का जीवन जो है दुष्कर हो गया। ट्यूमर है, कहीं किसी को गले का कैंसर हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इतना पोल्यूशन उसके कारण फैल गया है, यहां तक कि पानी में उसके एलिमेंट भी मिलने लगे हैं जादूगोड़ा, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई है। मेडिकल टीम भी गई है एम्स की, जिसने भी काफ़ी चिंता व्यक्त की है। तो कहीं ना कहीं हम देश में एनर्जी रिसोर्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं पर ह्यूमन लॉस कर रहे हैं, तो वो है यूरेनियम। यूरेनियम के लिए जाना जाता है ये जादूगोड़ा माइन जो झारखंड के लिए। गोल्ड के लिए तो आपको पता है कोलार है, हट्टी है, सिंगरैनी, माइका जो है कई जगह मिलता है। आयरन जो है भारत के ईस्ट पार्ट में आयरन आपको मिल जाएगा। बैलाडीला काफ़ी फेमस है, इसमें डल्ली राजहरा है। बैलाडीला का आयरन कहाँ चला जाता है? आपके पास पढ़ा होगा आपने, विशाखापट्टनम के थ्रू जापान चला जाता है। और डल्ली राजहरा का यूज़ हमारा भिलाई स्टील प्लांट करता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, पर जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम उस आयरन पर भी डिस्कशन करेंगे। स्टेनलेस स्टील परिसर कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी के लिए, काफ़ी क्वेश्चन परिसर से पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिसर कहाँ है? जेम्स एंड ज्वेलरी परिसर कहाँ पर है? और लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो हम बात कर रहे हैं केवल किसकी? स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो परिसर है वो कहाँ पर है उसको देख लेते हैं। तो स्टेनलेस स्टील परिसर जो है वो सागर में है। ग्वालियर में कोई परिसर नहीं है, उज्जैन में भी नहीं है, मंडला में भी नहीं है। फिर परिसर कहाँ है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स नोट करेंगे, इंदौर में है। इंदौर में क्या क्या है? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क भी है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। इलेक्ट्रॉनिक लेदर कहाँ पर है? तो लेदर देवास में है। लेदर कॉम्प्लेक्स है जिसको हिंदी में बोलेंगे चमड़ा कॉम्प्लेक्स, कहाँ पर है? देवास में है चमड़ा कॉम्प्लेक्स। एक और आता है एग्रो कॉम्प्लेक्स, कहाँ है? तो एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में स्थित है। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? छिंदवाड़ा में। लेदर कहाँ पर है? देवास में है। नेशनल आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो हमारा महिला आयोग है वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 एक्ट के थ्रू 1992 में इस्टेब्लिश हुआ। तो इसमें तो 1992 नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और फर्स्ट चेयरमैन वाज जयंती पटनायक। पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती। और वर्तमान कौन है? ललिता कुमार मंगलम। ललिता कुमार मंगलम इसके वो हैं वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। माइकल कोंडो कौन है जिनका हाल में डेथ हो गई? माइकल कोंडो जो है काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे। ये म्यूनिख ओलंपिक जो होता है इसमें 1972 में इंडियन हॉकी टीम ने कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो उसके मेंबर थे। तो आंसर अपने आप आपको समझ में आ गया होगा, क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन है, हॉकी से जुड़े हुए डिफेंडर थे माइकल कोंडो। और 1975 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको नोट करेंगे। 1975 में हुआ था वर्ल्ड कप हॉकी, और इंडिया ने आज तक केवल एक ही बार वर्ल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप जीती है, वो 1975 में, और उसके मेंबर थे माइकल कोंडो। इन 1975 इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान को हराया था फाइनल मैच में, और एक ही बार अभी तक हमने इसको जीता हुआ है, वो है 1975 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस मध्य एशियाई देश ने हाल में ही मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया? जो डेथ पेनल्टी या जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट के नाम से जानते हैं, तो इस कैपिटल पनिशमेंट को 2021 में कजाकिस्तान द्वारा समाप्त कर दिया गया है। किसने खत्म कर दिया गया है? डेथ पेनल्टी कजाकिस्तान ने खत्म कर दिया है। सबसे ज्यादा डेथ पेनल्टी कहां होती है? तो नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है ईरान। ये 1, 2, 3 पर आप और लिख लेंगे सऊदी अरब। इन देशों में सबसे ज्यादा मौत की सजा इन 3 देशों में दी जाती है, चीन, ईरान, सऊदी अरब। जो मानवाधिकारों की बात है तो यहां पर वो मानवाधिकारों की बात लागू नहीं होती। सबसे ज्यादा चीन,
ईरान और सऊदी अरब में दी जाती है। अगला प्रश्न है, रावतपुरा सरकार का मेला कहाँ लगता है? रावतपुरा सरकार, रावतपुरा एक संत महोदय के नाम से है, तो भिंड में लगता है। भिंड के लहार में रावतपुरा सरकार का मेला आपको देखने को मिलेगा। मुरैना जाएंगे तो नागा जी का मेला मिलेगा। पोरसा में, मुरैना के पोरसा नामक जगह पर नागा जी का मेला देखने को मिलेगा। पर इस क्वेश्चन का आंसर है रावतपुरा सरकार का मेला भिंड में लगता है। अगले प्रश्न पर चलते हम। कौन सा शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित नहीं है? देखिए ऑप्शन बहुत ही सिंपल है। नर्मदा की अगर हम बात करें, नर्मदा घाटी। ऑप्शन इतना इजी है कि आप एक बार में पकड़ लेंगे। नर्मदा घाटी ऐसे चल रही है, नर्मदा ऐसे आ रही है, ठीक है। नर्मदा के नॉर्थ में मालवा है। तो अब मैप में याद करें कि महेश्वर कहां पड़ेगा, कसरावत कहां पड़ेगा, पुनासा। पुनासा तो डैम ही है, इसका नाम इंदिरा सागर है, जो कि नर्मदा पर है। एमपी का सबसे ऊंचा बांध है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। एमपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर। पर नर्मदा पर बना सबसे ऊंचा कौन सा है? सरदार सरोवर। लेकिन सरदार सरोवर कहां पर है? गुजरात में। एमपी सबसे ऊंचा कौन सा है? इंदिरा सागर। नर्मदा पर नर्मदा में सबसे ऊंचा सरदार सरोवर। अगर पूछे कि नर्मदा पर सबसे ऊंचा बांध जो मध्य प्रदेश में है, तो इंदिरा सागर हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो हो नहीं सकता पुनासा। महेश्वर तो इसी घाट है, अहिल्याबाई द्वारा महेश्वर के घाट बनवाए जा रहे हैं, अभी शूटिंग हो रही है यहां पर। तो ये दो क्वेश्चन तो स्थित है, तो ये दो तो कट गए। अब बचा कसराबाद और रतलाम। रतलाम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रतलाम जो है नॉर्थ में है। मैप में अगर आप देखेंगे तो काफी ऊपर है, तो इसका आंसर हो जाएगा रतलाम। तो रतलाम पॉसिबल नहीं है कि रतलाम यहां पर हो, तो आंसर हो जाएगा रतलाम। अब नोट कर लेंगे, मंडला है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, नेमावर है, बड़वा है, पुनासा है, ओमकारेश्वर है, महेश्वर है, मंडलेश्वर है, बड़वानी है, अलीराजपुर। ये सारे आप याद कर लेंगे। ये सब किसके किनारे है? नर्मदा किनारे। तो इसका आंसर क्या होगा? रतलाम जो है इसके किनारे नहीं है। क्वेश्चन है, किस वर्ष बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? तो बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है, व्हाइट टाइगर के लिए कभी फेमस था। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है 1968 में स्टैब्लिश किया गया है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क। चरण गंगा नदी इसके बीच से बहती है। कौन सी नदी बहती है? चरण गंगा। एग्जाम का क्वेश्चन हो जाएगा कि बांधवगढ़ से कौन सी नदी बहती है, तो वो है चरण गंगा। इट बिकम पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन 1993। एग्जाम में और आ सकता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो प्रोजेक्ट टाइगर में है? सारे तो नेशनल पार्क हैं, पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य ऐसा है जो प्रोजेक्ट टाइगर में है। सोचिए जरा। वैसे आपको आंसर पता होगा, रातापानी। रातापानी एक ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न किसने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया? देखिए विजोलिया मूवमेंट जो है राजस्थान का है। एक चीज और बता देता हूं, विजोलिया मूवमेंट का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन 44 ईयर तक चला था, जिसमें आपने नाम सुना होगा विजय सिंह पथिक का। विजय सिंह पथिक इसके सबसे प्रमुख नेता रहे राजस्थान के बिजोलिया आंदोलन के। दांडी मार्च पता है, गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च को शुरू किया और 6 अप्रैल को नमक तोड़ दिया। बारदोली सत्याग्रह 1928 का, बिल्कुल करेक्ट है। 1928 में इसमें नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने। सो द आंसर इज बारदोली, और यहीं पर उनको सरदार का टाइटल दिया गया था बारदोली सत्याग्रह में। अहमदाबाद जो मिल मूवमेंट है वो गांधी जी ने स्टार्ट किया गया था। अहमदाबाद मिल मूवमेंट, वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1918 मार्च में। सो द आंसर इज बारदोली सत्याग्रह। बिजोली याद करेंगे, सबसे लंबा किसान आंदोलन जो राजस्थान में चला है, 44 वर्ष चला, जिसके प्रसिद्ध नेता थे विजय सिंह पथिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। शिक्षा के अधिकार को किस अमेंडमेंट से किया गया? देखिए 45 आर्टिकल में पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था ये, बाद में 21A में एक फंडामेंटल राइट बन गया, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A बाय 86 अमेंडमेंट। काफी फिक्स क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू।
अब बात आती है 84th अमेंडमेंट क्या है। तो 84th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, इसमें 2026 तक हमने लोकसभा राज्यसभा की सीटों को फिक्स कर दिया है। इस 84 अमेंडमेंट हुआ था जो 2001 में हुआ था। 92 अमेंडमेंट की बात करें तो 92 अमेंडमेंट जो है इसके द्वारा 4 लैंग्वेज हमने जोड़ी हैं। बोडो है, डोंगरी है, संथाली है, मैथिली है। देखो याद करना बहुत आसान है। सबसे पहले लैंग्वेज के लिए कब किया गया था? 21 अमेंडमेंट से किया गया था, देन 71। 21 से सिंधी जोड़ी गई थी, सिंधी लैंग्वेज, और 71 से फिर से 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो आप 3 आप बता देंगे कौन कौन सी है। उन 3 लैंग्वेज को इसमें ऐड किया गया था। कोंकणी है, मणिपुरी है, इन लैंग्वेज को आपने उसमें ऐड कर दिया। तो 71 और 21 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 92। 4 लैंग्वेज जोड़ी जाएंगी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली लैंग्वेज को जोड़ा गया है। 100वां संशोधन जो किया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है, जो लैंड एक्सचेंज किए गए हैं उन भूखंडों के आदान प्रदान के लिए 100वां संशोधन किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। कौन सी पर्वत श्रृंखला साबरमती नदी का उद्गम है? अब देखिए साबरमती कहां बहती है, साबरमती का ओरिजिन कहां है? मान लो हमको नहीं पता, सोचिए जरा। साबरमती गुजरात में आती है। अभी मैंने मैप बनाया था, देखा था आपने, ये आ रही है इस तरह। ये साबरमती का डायरेक्शन है, तो किस डायरेक्शन से आ रही है? यहां पर ये राजस्थान से आ रही है, राजस्थान में बह रही है, गुजरात में बह रही है। तो राजस्थान में कौन सी माउंटेन रेंज है? अरावली। सो द आंसर इज वेस्टर्न घाट। तो पॉसिबल ही नहीं है, वेस्टर्न घाट यहां से स्टार्ट होता है, तो वेस्टर्न घाट तो टिक ही नहीं कर सकते आप। वेस्टर्न घाट टिक करना एक मूर्खता होगी हमारी। तो करेक्ट आंसर होगा अरावली। अरावली अगर आप जानते हैं तो अरावली से कौन कौन सी माउंटेन रेंज रिवर्स निकलती हैं? तो एक लूनी नदी है और एक साबरमती नदी है। और खास बात आपको बता देता हूं, एक है बनास। बनास अरावली का पानी लेकर चंबल में जाती है, और चंबल यमुना में जाती है, यमुना गंगा में जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या अरावली का पानी भी गंगा में आता है? यस आता है, बट थ्रू बनास रिवर आता है। तो अरावली माउंटेन रेंज का पानी भी गंगा में पहुंचता है, बिंद का भी पहुंचता है, सतपुड़ा का भी पहुंचता है, हिमालय का तो पहुंचता ही पहुंचता है। क्लियर है आपको? बिंद माउंटेन रेंज से ढेर सारी रिवर निकलती है। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चलना शुरू करें मध्य प्रदेश के, तो चंबल है, काली सिंध है, बेतवा है, केन है, टॉन्स है, ये बड़ी बड़ी नदियां मैंने बताई। इसके अलावा छोटी छोटी नदियां जो हैं वो ढेर सारी विंध्य पर्वतमाला से निकलती। जितनी मालवा में बहती सब विंध्यांचल है, जितनी बुंदेलखंड में सारी विंध्य माउंटेन्स है। इसलिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। जितनी भी रिवर आपको मालवा बुंदेलखंड में मिल रही है सब विंध्य पर्वत से निकल रही है। सतपुड़ा रेंज से कौन सी होंगी? जो नर्मदा में लेफ्ट साइड से आके मिल रही है। नर्मदा नदी से जो भी नदियां लेफ्ट साइड से मिल रही, जैसे सोन है, सक्कर है, दूधी है, सेर है, ये सब मिल रही है। पश्चिमी घाट से आपको सारी नदियां पता है कौन सी हैं। शुरू हो जाएंगे, गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, कावेरी है, ये उस तरफ जा रही हैं। कुछ इस तरफ भी नदियां आती हैं, जैसे जानवी, ज्वारी है, मांडवी है, शरावती है, ये सब नदियां भी वेस्टर्न घाट से निकल रही हैं। तो एक लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन कौन सी नदियां कहां से किस माउंटेन रेंज से हैं, तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और दूसरा एक वाटर डिवाइडिंग लाइन बना लेंगे तो अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो पुलिस स्टेशन, तो मध्य प्रदेश का पहला पुलिस मेट्रो स्टेशन हबीबगंज में स्थापित किया गया, भोपाल। भोपाल में हबीबगंज में इसको स्थापित किया गया। बिट्ठन मार्केट वैसे जगह मिलती है, आप देखेंगे मैप में, तो इसका आंसर हो जाएगा हबीबगंज। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, कौन सी नीति आयोग की परिषद का हिस्सा नहीं है? देखिए 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर अंग्रेजी में लिखा है गवर्निंग काउंसिल, आप नीति आयोग, यहां लिखा है परिषद। तो गवर्निंग काउंसिल को बोलते हैं प्रशासी परिषद या प्रशासनिक परिषद के नाम से जाना जाता है। तो इस गवर्निंग काउंसिल में सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, अंडमान निकोबार के, करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा कि सभी इसके मेंबर होते हैं इसके। चलिए अगला प्रश्न में हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सलेहा सुल्तान कौन है? सलेहा सुल्तान की अभी हाल में ही मृत्यु हुई है हैदराबाद में, परंतु उनको बड़ा प्रेम था अपनी जगह से, वो भोपाल की थी और भोपाल से उनका बड़ा लगाव था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार जो है भोपाल में किया गया। नवाब पटौदी की बहन है वो, नवाब पटौदी की बहन है सलेहा सुल्तान। हैदराबाद में डेथ हुई, पर भोपाल से लगाव के कारण इनका अंतिम संस्कार जो है भोपाल में किया गया। नेक्स्ट है कि अभी हाल में ही किस स्पेस एजेंसी ने ड्रैगन रीसप्लाई मिशन शुरू किया है? तो इजी क्वेश्चन है। एक निजी कंपनी है स्पेस एक्स जिसने शुरू किया है, जिसके प्रमुख हैं एलन मस्क। आपने सुना होगा टेस्ला के प्रमुख हैं एलन मस्क, जिनकी कंपनी ने जो है स्पेस एक्स कंपनी ने ड्रैगन रीसप्लाई, मतलब अंतरिक्ष में ISS स्टेशन में एक निजी कंपनी द्वारा
कार्गो शिप है एक प्रकार का, जिसके माध्यम से सारी सामग्री को जो है उन यात्रियों को पहुंचाने का काम किया जाएगा। नासा जो है यूएस की एजेंसी है, इसरो जो है वो भारत की संस्था है, ये आपको जानकारी है। तो इस तरह से आपको करंट में थोड़े से जुड़े रहेंगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, राजा बख्तावर सिंह अमझेरा के शासक थे। बिल्कुल थे, राजा बख्तावर सिंह 1857 के मूवमेंट से जुड़े हैं राजा बख्तावर सिंह। तो राजा बख्तावर सिंह जो है वो धार जिले में आता है अमझेरा, यहाँ के थे राजा बख्तावर सिंह। और ये धार जिले में काफ़ी फेमस मंदिर है इस अमझेरा में, उस मंदिर का नाम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अमका झमका मंदिर। में भी एग्जाम में आ सकता है, अमका झमका मंदिर कहाँ पर है, तो अमझेरा में है। राजा बख्तावर सिंह वहीं के थे। सीहोर में लड़ाई लड़ी सुजात खान ने। ग्वालियर का तो आपको पता है, ग्वालियर में तात्या टोपे भी लड़े हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ी हैं। जबलपुर में रघुनाथ शंकर शाह ने अपनी शहादत दी। विश्व का या देश का पहला उदाहरण है जिसमें किसी क्रांतिकारी को तोप के मुंह से बांध कर उड़ाया गया था, वो थे रघुनाथ शाह और शंकर शाह, जो राजवंश से संबंधित थे, रघुनाथ शाह और शंकर शाह। कौन सा जिला सतपुड़ा मैकल रेंज के अंतर्गत नहीं आता? तो सतपुड़ा मैकल रेंज में बालाघाट भी आता है, छिंदवाड़ा भी है, खंडवा भी है। आंसर हो जाएगा जबलपुर जो है इस रेंज में नहीं आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। कामधेनु गो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो कामधेनु गो अभ्यारण्य जो है इसमें आगर मालवा जिले में स्थापित किया। देश का पहला गाय के लिए अभ्यारण्य है कामधेनु गो अभ्यारण्य, आगर मालवा में है। 472 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये गो अभ्यारण्य और लगभग 6000 गाय यहाँ पर रखी जा सकती है।